Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about plant growth and development. ये क्लास 11th की NCERT से लिया गया टॉपिक है। देखिए, ये हमारे जितने भी PGT एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो ये MRS का है या KVS का है, NVS का, उन सब के लिए रेलिवेंट है, DSSB के लिए रेलिवेंट है, और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको NCERT रीड करनी है, उनके लिए भी ये रेलिवेंट लेक्चर रहेगा। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? इसमें हम कवर करने वाले हैं कि ग्रोथ क्या होती है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, मतलब कि लाइट की अवेलेबिलिटी कितने घंटे रह रही है, उससे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, उनकी फ्लावरिंग में, उनकी सीडिंग में। ठीक है, वर्नलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? देखो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ग्रोथ होती क्या है, ठीक है, और डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ग्रोथ भी किया है और मैंने डेवलप भी किया है खुद को। ग्रो कैसे किया है? अगर मैं फिजिकल एस्पेक्ट में देखूँ तो मेरी हेयर ग्रो कर रहे हैं, मेरे नेल्स ग्रो कर रहे हैं, मेरी बोन्स ग्रो कर रही हैं, मेरी हाइट ग्रो कर रही है। और डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैं मेंटली डेवलप हुई हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, मैं इमोशनली डेवलप हुई हूँ, इंटेलेक्चुअली डेवलप हुई हूँ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी? दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, बट इनका जो पैटर्न होता है, रेट होता है या फाइनल आउटकम होता है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं चींटी की बात करूँ तो चींटी की डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ अलग होगी। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो उनकी अलग होगी। काफ की, बफेलो में बात करूँ, डेवलप होगा या ग्रो करेगा तो वो एक अलग उसका आउटकम होगा। इसी तरह प्लांट की ग्रोथ का, डेवलपमेंट का भी अलग आउटकम होता है, ठीक है। तो ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है कोई भी परमानेंट चेंज जब भी आता है, कोई परमानेंट चेंज, कोई इरिवर्सिबल चेंज। जैसे मेरी बॉडी बोन्स ग्रो कर गई, ठीक है, मेरी हाइट ग्रो कर गई, तो वो दोबारा से छोटी नहीं हो सकती। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, ये एक परमानेंट चेंज है, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है या तो किसी ऑर्गेनिज्म का साइज, या उसका मास, या उसकी नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्रोथ क्या है? एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है, जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ सकता है, मास बढ़ सकता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकती हैं। तो हमने क्या देखा कि ग्रोथ हमारी परमानेंट और इरिवर्सिबल होती है। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। क्वांटिटेटिव क्यों है? क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं, हम किसी की हाइट को, मास को, नंबर ऑफ सेल्स को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ग्रोथ है। यहाँ पे क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, उसके थ्रू सेल डिवीजन होगा और सेल इनलार्ज कर जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। जैसे सीड जर्मिनेट होता है उस टाइम पे, तो उसकी हाइट, रूट की लेंथ, लीव का साइज, ये सब बढ़ता है, तो वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ चेंजेस होती है, मतलब जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसे चेंजेस, कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर, थ्रू विच an organism passes during its life cycle. An organism passes during its life cycle. ऐसे चेंजेस जो, जिनके अलोंग या जिनके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म गुजरता है, उन चेंजेस को अगर हम एक दूसरे से लिंक कर दे तो वो डेवलप कर देगा ऑर्गेनिज्म को। जैसे डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट क्या होती है? ग्रोथ भी होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन भी आता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल एक सेल थी, ठीक है, सेल ने क्या किया? अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया उसका। प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया मतलब अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, तो साइज़ इंक्रीज़ हो गया। वो सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी, दो सेल्स में बट जाएगी, फिर ये दो सेल्स आगे चल के 4 सेल्स बना देंगी। अब इन सेल्स का फंक्शन अलग है और इन सेल्स का फंक्शन अलग है, मतलब इनकी फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो गई है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शनल लेवल पे एंड स्ट्रक्चरल लेवल पे, एंड स्ट्रक्चरल लेवल पे डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? अलग अलग हो जाना। डिफरेंशिएट करके ये क्या करती है? मैच्योर होती हैं। मैच्योर होने के बाद मैच्योरेशन आती है इनके अंदर, ठीक है, मैच्योर होंगी। मैच्योर होने के बाद, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने,
ठीक है, मैच्योर होंगी, मैच्योर होने के बाद क्या होंगी, ओल्ड होंगी, ओल्ड होने के बाद इनकी डेथ हो जाएगी, मतलब सेंसेंस पीरियड इनमें आ जाएगा। तो हमारी डेवलपमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव चेंज होता है, ये क्वालिटेटिव चेंज होता है। इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन भी आ जाती है, ग्रोथ भी आ जाती है, इसमें फंक्शनली भी मतलब डिफरेंट हो जाती हैं सेल्स, ग्रोथ भी करती हैं, मैच्योर भी होती हैं। इसमें दोनों ही एस्पेक्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट के अंदर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बढ़ गया तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जैसे ग्रोथ, ठीक है, बट उसने कुछ चीज़ें सीख ली, वो मैच्योर हो गया या उसको डिफरेंशिएशन हो गया, तो वो क्या है, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है, ठीक है, मैच्योरेशन ये सब क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है। तो डेवलपमेंट में क्वालिटी भी आती है और क्वांटिटी भी आती है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी हमें बोलती है जितनी भी सेल्स होती हैं प्लांट की वो किसकी डिसेंडेंट होती हैं, जाइगोट की। वो एक सिंगल सेल जाइगोट से मिलके बनी होती है। अब जाइगोट क्या करता है, डिवीजन शो करता है। एक सेल होती है जाइगोट, वो 2 सेल में टूटता है, फिर वो 4 में टूटता है, जियोमेट्रिक वे में वो डिवाइड होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, पहले एक सेल होती है, 1 से 2 बनती है, फिर 4 बनती है, फिर 8 बनती है, फिर 16 बनती है, फिर 32 बनती है, फिर 64 बनती है। इस तरह से सेल्स बनती जाती हैं जियोमेट्रिक वे में। तो एक सिंगल सेल से प्लांट ग्रो हुआ, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ट्राइब्यूट्स। अलग अलग सेल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, और वो सेल्स जुड़ के अलग अलग टिश्यू बनाती है, ऑर्गन बनाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट जीन एक्सप्रेस करते हैं, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग सेल और अलग अलग उनका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। डेवलपमेंट क्या है, हमने पढ़ा डेवलपमेंट 2 चीज़ों के जोड़ से मिल के बनता है। एक ग्रोथ जो कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे किसी का हाइट में बढ़ना, ठीक है, या फिर उसके मास का बढ़ना, उसके वॉल्यूम का बढ़ना, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई उसका नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, ठीक है, ये हमारी ग्रोथ है, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। एंड डिफरेंशिएशन का मतलब होता है 2 सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट हो गई हैं, मतलब कि ये क्वालिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज है। टू बिगिन विद इट इज़ एसेंशियल सफिशिएंट टू नो, ये सफिशिएंट है जानना, दैट डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर प्लांट फ्रॉम ए जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो एक प्रिसाइज और हाईली ऑर्डर्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है। कौन से सीक्वेंस को, प्लांट के केस में देखें तो हमारा क्या बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर हमारी एम्ब्रियो बनती है, वो एम्ब्रियो ग्लोबुलर शेप की आती है तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनती है, ठीक है, फिर वो हार्ट शेप की बनती है, ठीक है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनती है हम प्लांट के केस में देखें, और फिर वो हमारी मैच्योर एम्ब्रियो बनती है, और फिर सीड फॉर्मेशन होती है। सीड फॉर्मेशन के बाद सीड क्या करता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, हमारा ह्यूमिडिटी, सॉइल मिलती है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो जर्मिनेट होता है, फिर उसमें छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, छोटे छोटे लीफ निकलते हैं, प्लूम्यूल से हमारा क्या निकलता है, शूट निकलती है। तो इस तरह से सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है, डेवलप करता है, ग्रो करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। प्लांट कितना कॉम्प्लेक्स है, बट वो एक सिंगल सेल जाइगोट से बना है, तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रूट बनाती है, लीव्स बनाती है, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, और इवेंचुअली वो ओल्ड होती हैं और वो डेड हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कंट्रोल करती हैं इस प्लांट की डेवलपमेंटल प्रोसेस को। ये फैक्टर इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, मतलब कि इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे जीन क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि किसी भी सीड के अंदर उसका अपना एक जीनोम होगा जो डिसाइड करेगा कि उसमें किस तरह की पत्तियाँ आएंगी, किस तरह के फ्लावर्स आएंगे, किस सीजन में आएंगे, और किस तरह के वो सीड प्रोड्यूस करेगा या फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, ह्यूमिडिटी होगी या वाटर की अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर हमारी ग्रेविटी होगी। ये हमारे क्या होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो प्लांट की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये पिक्चर हमें क्या दिखा रही है, डेवलपमेंट प्रोसेस दिखा रही है एक प्लांट की, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सीड था, ये सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, स्वेल कर जाता है,
सीड कोट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर इसमें रेडिकल जो एम्ब्रियोनिक रूट है उससे हमारी रूट्स निकलने लग जाती हैं। फिर वो प्राइमरी, ये पहले प्राइमरी रूट होती है, फिर उसमें सेकेंडरी और लेटरल रूट्स निकलने लग जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हाइपोकोटाइल यहाँ पे क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो जाता है और हाइपोकोटाइल हुक की फॉर्मेशन करता है। ये हाइपोकोटाइल हुक की फॉर्मेशन करता है, ये हाइपोकोटाइल हुक बन गया इलोंगेट होके। कोटिलीडोन्स आ गए, कोटिलीडोन्स क्या करेंगे, लीव्स की फॉर्मेशन करेंगे फर्दर। ठीक है, यहाँ पे सीड कोट भी बन गया जैसे ही जर्मिनेट हुआ। ठीक है, हुक क्या करता है, ये हुक प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट शूट को, कि ये इसको ऊपर की तरफ पुश करता है ना, सोइल से ऊपर की तरफ पुश करता है, स्काई की तरफ। जो कोटिलीडोन्स होते हैं वो सोइल के ऊपर आते हैं, वो फ्रेश लीव्स की फॉर्मेशन करते हैं। पहले लीव्स जो बनते हैं वो कोटिलीडोन से बनते हैं। ये कोटिलीडोन क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं ताकि सीड के जर्मिनेशन के बाद वहाँ से नए नए पत्ते निकल सकें। अब एपिकोटाइल कोटिलीडोन्स के ऊपर वाला रीजन होता है, जस्ट अबो कोटिलीडोन्स। ये यंग ट्रू लीव्स की फॉर्मेशन करता है। ये तो हमारे इमेजिनरी लीव्स हैं जो कोटिलीडोन्स है। पहले फ्रेश जो हमारे यंग लीव्स आएंगे, ट्रू लीव्स आएंगे, वो किससे आते हैं, एपिकोटाइल से आते हैं। अब सीडलिंग की फॉर्मेशन होगी। अब ट्रू लीव्स एक्सपेंड करने लग जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं और कोटिलीडोन श्रिंक होके गिर जाते हैं, क्योंकि वो फूड रिजर्व का काम कर रहे थे, फूड प्रोवाइड कर रहे थे जर्मिनेटिंग सीड को। अब प्लांट इंडिपेंडेंट हो गया है और ग्रो कर गया है। ठीक है, तो ये हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस है। अब यहाँ पे बताया गया कि ग्रोथ क्या होती है, व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ को हम डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा से देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी बोलती है कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है साइज में किसी ऑर्गन के या फिर उसके किसी पार्ट में, इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, या एक इंडिविजुअल सेल में परमानेंट जब इंक्रीज हो जाए उसको इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि वो दोबारा से अपनी पहले वाली स्टेट में नहीं आ सकता, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रोथ बोलते हैं। ये किसी ऑर्गन के साइज में भी बढ़ सकता है, किसी पार्ट में भी ग्रोथ हो सकती है, या फिर किसी इंडिविजुअल की सेल में भी ग्रोथ हो सकती है। जनरली ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ किसकी हेल्प से होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस की हेल्प से होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो रिएक्शंस आती हैं, एक एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जब कुछ मैन्युफैक्चर करे सेल, जब मैन्युफैक्चरिंग चले, जब कोई फॉर्मेशन हो। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का टूटना कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। पर इसी ग्लूकोज का यूज़ करके ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन की फॉर्मेशन करना क्या कहलाएगा, यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। तो एनाबॉलिक प्रोसेस कुछ हम ऐसा प्रोटीन, ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए। और कैटाबॉलिज्म का मतलब है किसी कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी को रिलीज करना। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है, या एनर्जी निकलना या किसी कंपाउंड का बनना, वो ग्रोथ की में हेल्प करते हैं। ठीक है, देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। ग्रोथ प्लांट के अंदर लीफ का एक्सपेंड होना भी ग्रोथ है। अब इसने पूछा है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब वाटर में हम किसी भी वुड के पीस को रखेंगे तो इम्बिशन के थ्रू वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है, क्योंकि वुड के अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज भी पोरस होता है, वो पानी को ईजिली सोख लेगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, पर ये इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। क्योंकि जब मैं वुड को सनलाइट में रखूँगी, धूप में रखूँगी, तो वो इवापोरेट हो जाएगा पानी, क्योंकि सेलुलोज पोरस है, तो उन पोर से इवापोरेट ईजिली हो सकता है पानी, और वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगा। तो इसको हम ग्रोथ नहीं बोल सकते। अब ये क्या कहती है एनसीईआरटी कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि ये फिक्स नहीं होती। इट इज़ नॉट फिक्स्ड एट ए पॉइंट, फिक्स्ड एट अ पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं है कि पौधा 12 साल का हुआ तो वो ग्रो करना छोड़ देगा, या 15 साल का हुआ तो वो ग्रो करना छोड़ देगा, नहीं। जो प्लांट की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ की थ्रू आउट देयर लाइफ। अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ, वो किसकी वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवीजन की स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से वो न्यू सेल्स फॉर्म करता है और ऐड करता जाता है और सेल्स प्लांट की बॉडी में। द सेल्स ऑफ सच
मेरिस्टम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, एंड सेल परचुएट द प्रोडक्ट क्या बनेगा, नई सेल्स, हाउएवर सून लूजेज द कैपेसिटी टू डिवाइड, और जो नई सेल्स बनेंगी, फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसने 2 सेल्स बनाई, इसने आगे 4 के 4 सेल बनाई। अब ये जो 4 सेल्स हैं, ये इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, तो ये क्या करेंगी, डिफरेंशिएशन करेंगी, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अलग होना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। और वो क्या करेंगी, प्लांट को कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्लांट की बॉडी की फॉर्मेशन करती है ऐसी सेल्स जो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और जो पहली सेल्स हैं वो डिवाइड हो के क्या करती हैं, नई सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं। इसलिए प्लांट थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ ग्रो कर सकता है। This form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called the open form of growth। तो ऐसी ग्रोथ जिसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से लगातार नई सेल्स बनती रहती हैं और प्लांट की बॉडी ग्रो करती रहती है, ऐसी फॉर्म ऑफ ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, और इसी को इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी बोलते हैं। बट इसे बोला व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टम सीज टू डिवाइड, अगर मेरिस्टम डिवाइड करना बंद कर देगा तो क्या होगा। देखो, मेरिस्टम कितने टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, शूट टिप पे या रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। अब जो शूट टिप है या रूट टिप है, ये क्या करते हैं, शूट की इलोंगेशन करते हैं, शूट की इलोंगेशन करते हैं, मतलब शूट को लेंथ वाइज ग्रो करवाते हैं। रूट टिप पे जो प्रेजेंट होता है वो रूट की इलोंगेशन में हेल्प करेगा, रूट को क्या करता है, लेंथ वाइज ग्रो करवाता है। शूट टिप और रूट टिप इन दोनों की क्या होती है, लेंथ वाइज ग्रोथ होती जाती है एपिकल के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये मेरिस्टम डिवाइड करना बंद कर देगा तो क्या होगा, जो हमारा शूट है वो भी ग्रो करना बंद कर देगा, रूट जो है वो भी ग्रो करनी बंद कर देगी, और जो उनकी ओल्ड सेल्स हैं वो इवेंचुअली ओल्ड होके डेड हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली प्लांट की क्या होगी, डेथ होगी। अब जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो गिर्थ बढ़ाता है, प्लांट की मोटाई बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है। तो प्लांट की अगर लेटरल मेरिस्टम डिवाइड करना बंद कर देगा तो थिक नहीं हो पाएगा स्टेम थिक नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, प्लांट को स्ट्रेंथ कम मिलेगी और सपोर्ट कम मिलेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगी, डेथ होगी। अब इसने पूछा है डज दिस एवर हैपन, क्या हमेशा ऐसा होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करे या सीज कर जाए तो डेथ हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम फ्लोरल मेरिस्टम की बात करते हैं तो फ्लावर आने के बाद फ्लोरल मेरिस्टम डिवाइड करना बंद कर देता है। इसी तरह जो लीफ मेरिस्टम होता है वो भी क्या करता है, लीफ की फॉर्मेशन के बाद डिवाइड करना बंद कर देता है, ठीक है। तो कुछ मेरिस्टम होते हैं जो डिवीजन सीज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेंट भी है बट वो डिटर्मिनेट भी है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी है प्लांट के अंदर और डिटर्मिनेट भी है। डिटर्मिनेट क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि लीफ के अंदर, फ्लावर के अंदर, है ना, इनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ सीज हो जाती है, ग्रोथ सीज हो जाती है कुछ टाइम पे, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेट ग्रोथ है। बट प्लांट के कुछ पार्ट्स में हमारी थ्रू आउट ऑफ लाइफ चलती रहती है ग्रोथ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ की बात करती है, वो बोलती है कि जो आपने पढ़ा होगा रूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में और सूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में। तो रूट एपिकल मेरिस्टम एंड सूट एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। देखो इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमारा पास क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टम है। जो टिप पे प्रेजेंट हो, जो एपेक्स पे प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है। अब ये हमारी शूट पे प्रेजेंट है तो शूट एपिकल मेरिस्टम, ये रूट पे प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टम। ये क्या कोज करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कोज करते हैं प्लांट की, मतलब उनको इलोंगेशन करवाते हैं प्राइमरी रूप में, मतलब सबसे पहले उनकी लेंथ वाइज ग्रोथ करवाते हैं, इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, उनको लेंथ वाइज बढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन डाइकोटिलीडोनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें 2 कोटिलीडोन्स पाए जाएं, ठीक है, जैसे हमारा पी प्लांट हो गया, ठीक है, जैसे ग्राम हो गया, ठीक है, डाइकोटिलीडोनस है। जिम्नोस्पर्म्स, द लेटरल मेरिस्टम्स, वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ। लेटरल
जो हमारा मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है और ये क्या करता है, प्लांट की थिकनेस बढ़ाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स में, पाइन्स में देख लो, देवदार में देख लो, ठीक है, इनमें वुडी होता है, स्टेम बहुत लंबा होता है, मोटा होता है बहुत, है ना। तो लेटरल मेरिस्टम में वस्कुलर कैमियम आता है और कोर कैमियम आता है जो बाद में दिखाई देता है, पर ये लेटरल मेरिस्टम के ही टाइप्स होते हैं जो हमारे तने को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं प्लांट को। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा, लेटरल मेरिस्टम, जिसमें हमारा कोर कैमियम आता है और वस्कुलर कैमियम आता है। और जो प्राइमरी ग्रोथ करेगा वो कौन करेगा, हमारा एपिकल मेरिस्टम, जिसमें रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ इज मेजरेबल। यस, ग्रोथ इज मेजरेबल, पर ग्रोथ के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट का मतलब ये है कि ग्रोथ को हम किसी एक एस्पेक्ट में स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, किसी में क्या होती है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये क्या होती है, सेल की बाउंड्री, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसी को हम बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस, सेमी सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म नाम भी देते हैं, और इसी को हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, हमारे इलास्टिक प्रोटीन, जो भी हमारे फाइबर्स होते हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसकी अमाउंट सेल के अंदर बढ़ जाती है, तो सेल क्या करती है, साइज में ग्रो कर जाती है, उसको भी हम एक ग्रोथ का नाम देंगे। तो प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ना भी क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। बट ये बताओ, क्या मैं प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट को बढ़ने को मेजर कर सकती हूँ डायरेक्टली? नहीं कर सकती, ठीक है, तो नहीं कर सकती ना। बट कैसे कर सकती हूँ, प्रोपोर्शनली कर सकती हूँ, सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो से कर सकती हूँ। सरफेस और वॉल्यूम रेशियो, इतना सरफेस था, उस पर वॉल्यूम की अमाउंट बढ़ गई, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया। यहाँ पे मान लो 1:1 रेशियो था, या 50-50 था, यहाँ पे मान लो 50-60 हो गया, या मैं बोल दूँ 30-90 हो गया, ना सॉरी 30-60 हो गया, 50-60 नहीं, 30-60 हो गया, या फिर मैं बोलूँ 20 और 70 हो गया, या 20-80 हो गया, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे 70 कर सकती हूँ, 30-70 हो गया, ठीक है। इस तरह से सरफेस वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। मान लो मेरे पास ओरिजिनल सेल थी, वहाँ पे 50-50 प्रोपोर्शनलिटी थी, बट जब मेरी ग्रो कर गई, प्रोटोप्लाज्म ग्रो कर गया, तो वो 30 और 70 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के थ्रू, प्रोपोर्शनल चेंज देख के, प्रोपोर्शनलिटी कॉम्प्लेक्स देख के हम बता सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ी है। बट ये बताओ, ये भी तो ग्रोथ है, जब किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है उसको भी मैं ग्रोथ बोल सकती हूँ, ठीक है। और किसी का फ्रेश वेट बढ़े, ड्राई वेट बढ़े, लेंथ बढ़े, वॉल्यूम बढ़े, या सेल का नंबर बढ़े, इनको भी मैं क्या बोल सकती हूँ, ग्रोथ बोल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो मेज़ प्लांट होता है, मेज़ की रूट के एपेक्स पे, मतलब उसके टिप पे एपिकल मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है, वो 17,500 नई सेल्स जनरेट करता है 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटे में वो 17,500 नई सेल्स बना देता है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगी, ग्रोथ को, नंबर ऑफ सेल्स कितनी ऐड हो रही है पर आर कितनी ऐड हो रही है, वो मेरे को ग्रोथ रेट बताएगा यहाँ पे, है ना। अगर मैं इस टाइम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ सेल्स कितनी ऐड हो रही हैं उसको देखूं, तो वो मेरे को ग्रोथ रेट बताएगा पर आर कितना हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे ग्रोथ को नंबर ऑफ सेल्स के एस्पेक्ट में काउंट कर रही हूँ, ऊपर मैं प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ने के एस्पेक्ट में काउंट कर रही थी। जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन का साइज़ कितना बढ़ जाता है, 3,50,000 तक बढ़ जाता है, मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म ऐड हो रहा है, उसमें वाटर कंटेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम के एस्पेक्ट में मैं ग्रोथ को मेज़र कर रही हूँ। ग्रोथ को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ सेल के नंबर बढ़ने में भी और सेल की ग्रोथ होने में भी, मतलब प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ने में भी। जैसे वॉल्यूम, पोलन ट्यूब के एस्पेक्ट में अगर मैं ग्रोथ को मेज़र करना चाहूँ या एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो वहाँ पे मेरे को पोलन ट्यूब की लेंथ देखनी पड़ेगी, तो वहाँ पे मैं लेंथ को मेज़र करके उसकी ग्रोथ का पता करूँगी।
या अगर मैं डोर्सीवेलेंट लीफ की बात करूँ, कुछ मैं लीफ की बात करूँ तो मैं उसके सरफेस एरिया को देखूंगी कि सरफेस एरिया उसका कितना बड़ा है, तो मतलब सरफेस एरिया के एस्पेक्ट में देखूंगी। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि ग्रोथ को हम डिफरेंट एस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहीं पे हम इसको प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम के एस्पेक्ट में देखते हैं, कहीं पे हम सेल नंबर के एस्पेक्ट में देखते हैं कि कितना बड़ा है, सेल के साइज़ के एस्पेक्ट में देखते हैं, कहीं पे हम देखते हैं सरफेस एरिया कितना बड़ा है जैसे डोर्सीवेलेंट लीफ के अंदर, कहीं पे हम देखते हैं कि लेंथ कितनी बड़ी है जैसे पोलन ट्यूब के अंदर। तो ग्रोथ को हम डिफरेंट एस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो इसका मेज़र करने के भी टूल्स अलग अलग होंगे या यूनिट्स अलग अलग होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ की। 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करता है कौन, हमारी एनसीईआरटी। 3 फेजेस में वो डिवाइड करता है पीरियड ऑफ ग्रोथ को इन केस ऑफ प्लांट। कौन कौन सी, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज आती है, इलोंगेशन फेज आती है और मैचुरेशन फेज आती है। ठीक है, यहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन दिखाया गया है, यहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन दिखाया गया है, यहाँ पे भी जोन ऑफ इलोंगेशन दिखाया गया, पर यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत नियर बाय प्रेजेंट है और यहाँ पे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नई सेल्स ऐड हुई हैं। ठीक है, या उनके साइज इंक्रीज हुआ, कुछ तो हुआ होगा, या तो सेल का नंबर बड़ा होगा या फिर सेल का साइज बड़ा होगा। ठीक है, पर मैं बात किसकी कर रही हूँ, इलोंगेशन की कर रही हूँ। इलोंगेशन कब होगी, इलोंगेशन कब होगी, जब हमारी सेल का साइज़ बढ़ेगा। जब हमारी सेल का साइज़ बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इलोंगेशन हो जाती है। तो यहाँ पे साइज़ बढ़ता है तो क्या उनके बीच में डिस्टेंस आ जाती है, जो पॉइंट पहले नियर बाय प्रेजेंट थे। तो ये हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे सेल इलोंगेट हुई है। देखो हमने 3 तरह की फेज़ पढ़ी, फेज़ ऑफ ग्रोथ कौन कौन सी होती है, मेरिस्टेमेटिक फेज़, इलोंगेशन फेज़ एंड मैचुरेशन फेज़। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हमारी मेरिस्टेमेटिक फेज़ की। अब हमें पता है कि रूट एपेक्स हो या शूट एपेक्स हो, मतलब रूट की टिप हो या शूट की टिप हो, ये भी एक टिप है, ये भी एपेक्स वाला रीजन है ना, टिप है। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन की स्टेट में होता है। डिवीजन की स्टेट में है तो सेल्स डिवाइड होके क्या करेंगी, नई सेल्स ऐड करेंगी। तो यहाँ पे हमेशा नई सेल्स ऐड होंगी। अब देखो जब किसी सेल को डिवाइड करना होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। डिवीजन कर रही है अगर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो रही है तो दोनों में उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा न्यूट्रिशन पास करना पड़ेगा, जेनेटिक मटेरियल पास करना पड़ेगा, ईजी होगा डिवीजन। तो ये जो सेल होगी इसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी। क्वालिटीज़ क्या, कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो रिच होगा। रिच किस में होगा, न्यूट्रिएंट्स में, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर भर भर के न्यूट्रिएंट्स होंगे क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए डिवाइड करने के लिए। ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होगा, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और उनकी जो सेल वॉल है वो प्राइमरी टाइप की सेल वॉल होगी। सेल वॉल प्राइमरी होगी, प्राइमरी होने की वजह से वो थिन हो जाती है एंड सेलुलोजिक हो जाती है, क्योंकि जब सेकेंडरी आती है सेल वॉल तो उसमें डिपोजिशन होती है और मटेरियल्स की। तो यहाँ पे सेलुलोजिक होने की वजह से ये सेल वॉल ईजिली टूट के 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल्स कनेक्शन जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं 2 सेल्स के बीच में, ठीक है, वो भी ज़्यादा होंगे। द सेल्स प्रोक्सिमल, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एपेक्स पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन की स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि उनका प्रोटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट में रिच है, न्यूक्लियस कॉन्स्पिक्यूअस है, सेल वॉल प्राइमरी है, थिन है, सेलुलोजिक है और उनमें प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शंस ज़्यादा हैं। उसके बाद हमारा इलोंगेशन वाला रीजन स्टार्ट होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन जिसको बोलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन वाला रीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोक्सिमल होता है, अवे होता है कहाँ से, टिप से। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वहाँ पे सेल्स को क्या करना है, इलोंगेट करना है। जो हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन होता है या यहाँ जहाँ पे इलोंगेटेड फेज आती है ग्रोथ की, वहाँ पे जो सेल्स होती हैं उन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है, उन सेल्स की प्रॉपर्टी है कि वहाँ पे वैक्यूलेशन होती है। वैक्यूलेशन का मतलब है कि वहाँ पे वैक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, वैक्यूल बन रहे हैं। वैक्यूल किसका काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मटेरियल स्टोर करके अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करके ये क्या शो करेंगे, इलोंगेशन, मतलब कि लेंथ वाइज
इनकी क्या होगा, साइज बढ़ेगा, सेल इनलार्ज हो जाएंगी, नई सेल वॉल डिपॉजिट होगी, क्योंकि इनको स्टोरेज करना है। अगर पतली सेल वॉल होगी तो वो इजीली टूट जाएगी, तो यहाँ पे सेल वॉल डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो ये जो फेज़ आती है जोन ऑफ इलोंगेशन की, ये हमारी सेकेंड फेज़ है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जोन अपेक्स वाला रीजन था उसके नीचे प्रेजेंट है, उससे थोड़ा दूर प्रेजेंट है, जहाँ पे ऐसी सेल्स हैं जिसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं ताकि वो स्टोरेज कर सकें, वहाँ पे इनलार्ज होंगी सेल वॉल में डिपोजिशन होता जाएगा ताकि वो टूटे नहीं। अब इससे भी आगे जो सेल्स होती हैं, इससे भी आगे जो पोर्शन लाई करता है, वहाँ पे फेज ऑफ मैचुरेशन देखने को मिलती है। कौन सी फेज देखने को मिलती है, मैचुरेशन की। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो मैक्सिमम साइज ग्रो कर जाती हैं, क्योंकि उनकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है। वॉल की यहाँ पे क्या हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, वॉल थिक हो जाती है और उनका प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो जाता है। कई बार प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे सेल्स मैच्योर हो गई वो डिफ्रेंशिएट हो गई, उनका फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वहाँ पे सेल्स फंक्शनली और स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो गई हैं, और कभी कभी सेल डेड हो जाती हैं ताकि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें और प्लांट की बॉडी फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेट। अब प्लांट की केस में जब हम ग्रोथ को मेज़र करते हैं तो हम ग्रोथ रेट के टर्म में मेज़र करते हैं। ग्रोथ रेट का मतलब होता है जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रोथ को देखते हैं तो वो ग्रोथ रेट कहलाता है। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ जब भी हम रेट देखें तो रेट हम आर डेज मंथ्स इनके एस्पेक्ट में देखते हैं कि भाई ग्रोथ हो रही है, कितने घंटे में कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कितने दिनों में कितनी ग्रोथ हो रही है, यही तो देखेंगे ना। तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एज ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट को मैथमेटिकली दो मतलब यहाँ पे टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो जब हमारा जाइगोट डिवाइड होता है, देखो पहले हम सी वाली पिक्चर समझते हैं। जब हमारा जाइगोट डिवाइड होता है तो हमने पढ़ा था कि जाइगोट एक सिंगल सेल है, पर उसमें दो न्यूक्लियस हैं जो एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है स्पर्म का न्यूक्लियस, एक होता है एग का न्यूक्लियस। दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं जो सिंगल सेल होती है। ठीक है, सिंगल सेल होती है। अब ये क्या करती है, डिवीजन शो करती है। ये दो सेल्स बनाती हैं, ये दो सेल आगे चल के 4 सेल्स बनाती हैं, ये 4 सेल आगे चल के 8 सेल बनाती हैं। ठीक है, अब ये सेल्स आगे चल के हमारी 16 सेल्स की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, 16 सेल्स बनाएंगी, ये भी हमारी 2 बनाएगी। हर सेल्स यहाँ पे डिवाइड कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा, 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, फिर 16 हुई, फिर 32 हुई, फिर हमारी 64 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक सेल डिवाइड कर रही है, क्योंकि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म उनको बनाना है। हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो यहाँ पे जो ऐसा डिवीजन जिसमें हर एक सेल डिवाइड होती है उसको जियोमेट्रिक फेज बोलते हैं, जियोमेट्रिक डिवीजन बोलते हैं। जियोमेट्रिक वे में डिवीजन होता है जब तक कि प्लांट की बॉडी नहीं बन जाती, मतलब जब तक कि यंग प्लांट बॉडी नहीं बन जाती तब तक जियोमेट्रिक फेज आता है। तो जब यंग प्लांट बॉडी बन जाती है तो ऑलरेडी उसका कुछ क्या होता है, साइज होता है जिसमें सिर्फ वो सेल्स डिवाइड करती हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। यंग जो हमारा प्लांट होगा उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगी या फिर ज़रूरत के टाइम पे सेल डिवाइड करेंगी। तो यहाँ पे सारी सेल्स डिवाइड नहीं करती, इसीलिए ये अर्थमेटिक फेज आता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए यंग प्लांट बॉडी। ठीक है, देखो अब देखो इस डायग्राम से समझते हैं कि अर्थमेटिक हमारा डिवीजन क्या होता है और जियोमेट्रिक डिवीजन क्या होता है। देखो ये मान लो हमारे पास क्या है, यंग प्लांट है, इसका कुछ साइज़ है, तो इसका कुछ साइज़ है जो जियोमेट्रिक डिवीजन से फॉर्म हुआ है। तो ये यंग प्लांट है, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 सेल्स हैं, 2 सेल हैं। अब इन 2 सेल में से सिर्फ एक सेल डिवाइड हो रही है, तो एक सेल, 2 सेल्स थी उसमें से सिर्फ एक सेल डिवाइड हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बन गई, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, सिर्फ एक सेल डिवाइड होती है ये वाली, तो क्या बन गई 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ एक सेल डिवाइड हो रही है, बाकी एज इट इज़ आ रही है 1 2 3 1 2 3 4 5। अब ये 5 बन गई। अब इसी तरह से 4 तो आगे ऐसे की ऐसे जाएंगी, पर ये डिवाइड होकर 2 बना देगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 थी,
+1 कर दिया तो यहाँ पे 3 आ गई, +1 कर दिया तो यहाँ पे 4 आ गई, +1 कर दिया तो यहाँ पे 5 आ गई, +1 कर दिया तो यहाँ पे 6 आ गई। अब +1 करेंगे, अगर सिर्फ इस सेल को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी हमारी 7 सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगी 7 सेल्स आ जाएंगी। तो इसमें देख रहे हैं कि हर एक डिवीजन के बाद सिर्फ एक सेल ऐड हो रही है, एक सेल ऐड हो रही है। तो ये है अर्थमेटिक वे ऑफ डिवीजन, अर्थमेटिक पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन। ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन क्या कहता है, 2 सेल्स हैं, दोनों डिवाइड करेंगे, इसने भी डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई, इसने भी डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई, इसने डिवाइड करके फिर 2 सेल्स बनाई, इसने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई, इसने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई, इसने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई। मतलब पहले 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, फिर 16 हुई, फिर 32 हुई, और आगे चलेंगे तो 64 हो जाएंगी। तो ये है हमारा क्या है, ये ज्योमेट्रिक वे पैटर्न, जिसमें हर एक सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखो, जो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है वो माइटोटिक सेल डिवीजन शो करती है, जिसमें एक ही डॉटर सेल कंटिन्यू करती है डिवाइड करना, और दूसरी सेल डिफरेंशिएट हो जाती है और मैच्योर हो जाती है। डिफरेंशिएट होने का मतलब है कि उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। कुछ सेल सपोर्ट के काम आती हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करने लग जाती हैं, कुछ हमारी डेड होके सिर्फ प्लांट की बॉडी फॉर्म करती है ताकि उसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके प्लांट को। ठीक है, द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एलोगरिथम ग्रोथ इज एक्सेम्प्लीफाइड बाय रूट इलोंगेशन। रूट इलोंगेशन में सिर्फ एक ही सेल डिवाइड करेगी, बहुत सारी सेल्स नहीं डिवाइड करेंगी, वो क्या कर जाती हैं, अपना साइज इंक्रीज करती हैं और मैच्योर हो जाती हैं या डिफरेंशिएट हो जाती हैं। तो जब भी हम अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न को देखते हैं तो हमारा प्लॉट हमेशा लीनियर आता है, लीनियर कर्व शो करता है। कैसे, देखो यहाँ तक मेरा प्लांट क्या था, यंग प्लांट था, यंग प्लांट था तो उसके पास ऑलरेडी 2 सेल थी, मतलब उसका ऑलरेडी कुछ साइज था, इसलिए मैं इसको 0 से स्टार्ट नहीं कर रही, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रही मैं। ओरिजिन पे हम किसी भी क्वांटिटी को 0 मान के चलते, तो ओरिजिन से मैं इसको क्यों नहीं स्टार्ट कर रही, क्योंकि ऑलरेडी इसका कुछ साइज है जो ज्योमेट्रिक पैटर्न से बना है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, पे देखो मैं डेज ले रही हूँ, टाइम ले रही हूँ, तो मैं टाइम डेज में ले रही हूँ। तो मैंने 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, 3, 4, 5, 6 इस तरह से दिन लिए, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि पर डे वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा है। वो पहले 2 सेंटीमीटर होगा या पहले 5 सेंटीमीटर, मान लो पहले वो 5 सेंटीमीटर था, पर डे वो कितना बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ा, फिर वो 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा, फिर वो 6 सेंटीमीटर बढ़ेगा, फिर वो 8 सेंटीमीटर बढ़ेगा, फिर वो 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा। इस तरह से वो 2 सेंटीमीटर पर डे वो इंक्रीज़ हो रहा है साइज़ में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन है जिसके थ्रू हम अर्थमेटिक पैटर्न, अर्थमेटिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करते हैं। एल टी इज इक्वल टू एल नोड प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ है टाइम टी, टी टाइम पे हमारी क्या है लेंथ, टी टाइम पे जो हमें निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई 4 दिन के बाद बताओ, 4 दिन के बाद बताओ कि प्लांट की कितनी ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 4 डे हो जाएगा। ठीक है, लेंथ एट टाइम 0 जब टाइम है तो उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर में मान के चल रही हूँ, तो फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है। आर ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट यहाँ पे कितना है कि पर डे वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर वो पर डे इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं अपना रखूँ, एल टी किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, एल नोड कितना है 5 सेंटीमीटर, प्लस आर कितना है 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई डेज कितने हैं 4, तो 5 + 8 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो 4 दिन के बाद प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक ग्रोथ को निकालते हैं। देखो, हर दिन मेरा पौधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे मैंने क्या लिया था कि 5 थी, फिर मेरी 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी, फिर 4, फिर हमारी 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से बढ़ेगी। तो क्या होगा, 1 दिन में 2 बढ़ी, ठीक है, 2, फिर 2 दिन में 4, फिर 3 दिन में 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो मेरा लीनियर ग्राफ आएगा। तो अर्थमेटिक मीन में हमेशा कैसा कर्व आता है, लीनियर कर्व आता है। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमने देखा था कि हमारी जो प्लांट है वो ग्रो करता है ज्योमेट्रिक वे में। क्यों करता है, क्योंकि जो हर एक सेल यहाँ पे क्या करती है, डिवाइड करती है। अब देखो, जब हम भी लैब में किसी बैक्टीरिया को कल्चर करें, ईस्ट को कल्चर करें, या प्लांट को सीड सैम्पलिंग से ग्रो करवाएं, ठीक है, तो क्या करता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करता है। ये रियलिस्टिक ग्रोथ है,
रियलिस्टिक ग्रोथ है, मतलब प्रैक्टिकल है ये, है ना। मतलब एक्चुअल में जो हम देखते हैं वो जियोमेट्रिक ग्रोथ ही होती है, ग्रोथ पैटर्न ही होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब प्लांट ग्रो करता है तो उसकी एक सेल से 2 बनती हैं, फिर 4 बनती है, फिर 8 बनती है, 16 बनती है, 32 बनती है, 64 बनती है। यहाँ तक जब वो बन रहा है इतनी सेल्स हमें दिखाई नहीं देती, बहुत कम सेल्स होती हैं, बहुत कम सेल्स होती हैं, तो वो एक लैग फेज होता है। मतलब यहाँ पे डिवीजन स्लो होता है, यहाँ पे डिवीजन स्लो होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं, तो ये लैग फेज है। फिर जब यहाँ तक आ जाएंगी सेल्स तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे बढ़ती चली जाएंगी, एकदम से यहाँ पे थाउजेंड्स में नंबर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, एक्सपोनेंशियल फेज आ जाती है। फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल्स हो गई हैं, थाउजेंड्स में हो गई है, लाख में हो गई है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फेज आने के बाद न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना, स्पेस कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम मिलेगा, ह्यूमिडिटी कम मिलेगी ना, न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, फूड कम मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आती है, सेल्स सीज कर जाती हैं ग्रो करना, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, तो वो फिर स्टेशनरी फेज आ जाती है। इसी वजह से जो जियोमेट्रिक फेज होती है उसको हम कौन से कर्व में पढ़ते हैं, सिग्मोइड कर्व में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है कि क्या ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे लीफ है, लीफ ग्रो कर रहा है, पर जब उसका फुल साइज हो जाएगा तो वो स्टॉप कर जाएगा ग्रो करना, ठीक है। तो ये हमारा काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हम मेजर करते हैं डब्लू इक्वल टू डब्लू नोड ई आर टी, ठीक है। डब्लू नोड क्या है हमारे पास, फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर कितना होगा, फाइनल साइज। और डब्लू नोड क्या है, इनिशियल स्टेट, मतलब बिगिनिंग में इनिशियली उसका साइज़ कितना था, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका साइज़ कितना था, वो हमारी इनिशियल फेज़ है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा W1 क्या है, फाइनल है, मतलब फाइनली उसका वेट कितना बड़ा, हाइट कितनी बड़ी, और हमारा नंबर कितना बड़ा। R क्या है, ग्रोथ रेट कितना उसका, T क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ, E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिदम, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्यों है, क्योंकि ये इनिशियल पैरामीटर पे बेस्ड है, इनिशियल पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, ये इनिशियल पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए R हमारा रिलेटिव ग्रोथ है। क्योंकि हमने देखा ना कि इनिशियल साइज देखेंगे हम, इनिशियल साइज कितना था उसका, इनिशियल साइज डब्लू नोड देखेंगे, डब्लू नोड में इनिशियल साइज देखेंगे कि बिगनिंग में जब हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था उस टाइम उसका कितना साइज था। तो इनिशियल पैरामीटर पे बेस्ड है हमारी जियोमेट्रिक ग्रोथ, इसलिए इसको रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। पहले उसका कितना साइज था, फिर उसने कितना नया मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस करा जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ी या उसका साइज बढ़ा या उसका मास बढ़ा, ठीक है। तो फाइनल साइज क्या है, W1 या WI जो भी है यहाँ पे डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज, ये डब्लू नोड के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ये रिलेटिव ग्रोथ रेट दिखाता है। को भी समझते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो इनिशियल वेट मान के चलते हैं कि जो हमारा प्लांट था उसका कुछ इनिशियल वेट था, ठीक है। इनिशियल वेट उसका मतलब डब्लू नोड हमारे पास कितना था, 2 ग्राम था, उसका ग्रोथ रेट कितना था, 0.5 ग्राम उसका बढ़ रहा था, ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो टाइम हमने माना कि भाई बताओ कि 4 दिन के बाद उसका कितना मतलब वेट बढ़ेगा। अब ई की जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है, मतलब ये कांस्टेंट होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँगी तो कितनी आएगी, डब्लू नोड मेरे पास कितना है 2 मल्टीप्लाई ई आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई मेरे पास टी कितना है 4, तो इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई ई की पावर 2, ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.718 है। तो इसका स्क्वायर कर दूंगी मैं, जब इसका स्क्वायर करती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 7.39 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 14.78 ग्राम आ रहा है। तो मतलब 4 दिन के बाद इतना उसका वेट होगा प्लांट का। इस तरह से हम इस इक्वेशन के थ्रू जियोमेट्रिक ग्रोथ मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमें पता चल गया कि जियोमेट्रिक ग्रोथ में पहले बिल्कुल कम ग्रोथ होती है, इसलिए लैग फेज आती है, फिर एकदम से बहुत एक्सपेंड हो जाती है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करती है, एक्सपोनेंशियल फेज आती है, और फिर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, कुछ इनहिबिटर आ जाते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होने लग जाता है, जो भी हमारी सेल्स होंगी या ऑर्गेनिज्म होगा, तो वहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है, जिसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी हम कभी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं लिविंग सिस्टम में ग्रोथ का, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा हमारा होता है
रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, दूसरा हमारा रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं और कंपैरिजन करते हैं टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब टोटल ग्रोथ कितनी हो रही है, टोटल ग्रोथ जितना भी टाइम था उस टाइम में टोटल ग्रोथ कितनी हुई, वो होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, बट अगर ये बोल दिया जाए कि पहले कितनी थी उसके रिस्पेक्ट में बताओ, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, इनिशियल पैरामीटर के बेसिस पे जब हम देखें तो उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। जैसे यहाँ पे देखो दो डायग्राम है, एक ए डायग्राम है, एक बी डायग्राम है हमारे पास। हमें दो लीफ दिख रहे हैं यहाँ पे, एक लीफ है जिसका स्मॉल साइज है, एक का बड़ा है। बट इसको देखें यहाँ पे जो डिफरेंस है, मतलब इसकी ओरिजिनल पहले जो साइज था, ओरिजिनल साइज था वो 5 सेंटीमीटर था, इंक्रीज हुआ है 5 सेंटीमीटर, जब जाके ये 10 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर था और इंक्रीज यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पर दोनों लीफ में ग्रोथ तो सेम हुई है 5 सेंटीमीटर की ही, बट क्या डिफरेंस है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनिशियल मतलब लीफ साइज़ की, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो ये मतलब ऑलरेडी ये बड़े साइज़ का है। तो मैं पहले वाले साइज़ की कंपैरिजन में अगर मैं देखूं कि ये कितना बड़ा है, तो ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर बड़ा है, पहले ये बहुत ज़्यादा था फिर बहुत कम बड़ा है। तो ये मेरी होगी रिलेटिव ग्रोथ रेट, क्योंकि मैं इनिशियल पैरामीटर के बिहाफ पे देख रही हूँ। ठीक है, बिहाफ पे देख रही हूँ कि पहले ये 50 सेंटीमीटर था, सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ा है और तब जाके 55 हुआ है। तो मैं इनिशियल पैरामीटर के बेसिस पे देख रही हूँ, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। बट मैं यहाँ पे ओवरऑल देख रही हूँ कि मान लो मेरे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जितना भी टाइम था उस टाइम पीरियड में इसकी टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, टोटल ग्रोथ इसकी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो वो मेरा क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ए वाली फिगर की, तो यहाँ पे हम अगर लीफ ए के केस में देखें, लीफ ए के केस में, तो यहाँ पे देखो साइज़ उसका पहले कितना था 5 सेंटीमीटर, उसका साइज़ कितना बड़ा है 5 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब कि उसका 100% यहाँ पे ग्रोथ हुई है अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करूँ। और लीफ बी में अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करूँ तो उसका साइज़ सिर्फ 5 सेंटीमीटर बड़ा है, पर उसका पहले कितना था 50 सेंटीमीटर, तो मतलब 0.1 आएगा, मतलब सिर्फ वो 10% बड़ा है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 10% हुई है, यहाँ पे कितनी थी, वो 100% थी। तो यहाँ पे देखूँ मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट कम है। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करूं तो एब्सोल्यूट ग्रोथ यहाँ पे देखूं मैं लीफ ए में देखूं तो ये सिर्फ इसकी 10 सेंटीमीटर बड़ी है, जो कि कम है, पर यहाँ पे मेरी क्या है, टोटल इसकी 55 सेंटीमीटर बड़ी है। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है और यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, कम है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ करवानी होती है, प्रॉपर ग्रोथ करवानी होती है बच्चे की, तो हम उसको बैलेंस डाइट देने की कोशिश करते हैं, उसको स्ट्रेचिंग करवाते हैं, मसाज करते हैं, ब्लड फ्लो ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो उसके। तो इसी तरह प्लांट के केस में भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे अगर हम वाटर के एस्पेक्ट में देखें कि वाटर क्या मेजर रोल प्ले करता है ग्रोथ में, तो वाटर की हेल्प से सेल की इनके अंदर इनलार्जमेंट होती है, साइज़ बढ़ता है सेल का। ठीक है, या सेल में टर्जिडिटी आती है, क्योंकि वाटर क्या करता है, प्रेशर लगाता है ना सेल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से जो लीफ है वो एक्सपेंड कर जाता है। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ के में जो वाटर की वजह से टर्जिडिटी होती है वो मेजर रोल प्ले करती है। और बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी वाटर चाहिए होता है। ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करती है, क्योंकि प्लांट के केस में हमने देखा स्टार्च एज अ कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है। स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ दो, अब ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगी और एनर्जी रिलीज़ करेगी। तो एनर्जी अगर हमें किसी भी फूड मटेरियल से ऑब्टेन करनी है तो उसमें हमें एक फ्यूलिंग एजेंट चाहिए होगा, मतलब कंबस्टेबल। जब भी हमें किसी फ्यूल को जलाना होता है या कोई भी कंबस्टिबल रिएक्शन करनी होती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह यहाँ पे जब हम किसी भी कंपाउंड से एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है।
ताकि मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज हो सके और ग्रोथ हो सके। न्यूट्रिएंट्स जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, इनकी भी प्लांट को अपने प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए या एनर्जी के सोर्स में ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऑप्टिमम रेंज होती है टेम्परेचर की, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं कोनीफर्स जो वहाँ पे ही पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। कुछ हमारे कैक्टस प्लांट हैं, एपीफाइट्स हैं जो हमारी डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट रेंज होती है कि जिसमें वो सरवाइव कर सकें, किस टेम्परेचर रेंज में वो सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में ही एक्ट कर पाते हैं। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है टेम्परेचर चेंज से। एनवायरमेंटल सिग्नल जैसे लाइट, ग्रेविटी, ये भी हमारे जो प्लांट की डिफरेंट स्टेजेस होती है ग्रोथ की या डिफरेंट फेजेस होती है उसको अफेक्ट करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है, ग्रेविटी है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सब अफेक्ट करती हैं प्लांट की ग्रोथ को। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। देखो ये ना सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं, मतलब कि सेल डिवाइड करी या नहीं डिवाइड करी उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि ये सेल डिफरेंशिएट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या डी डिफरेंशिएट करेगी या री डिफरेंशिएट करेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे वो एनिमल के रिस्पेक्ट में पढ़ें चाहे प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ें, तो ये टर्म बहुत कॉमन होती हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया, री डिफरेंशिएशन हो गया। अभी खुद ही देखो इस चैप्टर में हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन पढ़ लिया और हर बार मैंने बोला है कि ऐसी सेल जो डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज़ कर देती हैं और स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएट हो गई। तो ये एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। ऐसी सेल्स जो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम से आई, वहाँ पे मेरिस्टम है तो वो सेल्स डिवीजन के बाद बनी। ठीक है, और वो एंड कैम्बियम से बनी, क्योंकि कैम्बियम क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम होता है, वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी। मतलब इसका और इसका स्ट्रक्चर या फंक्शन, मतलब ये नहीं कह रही मैं दोनों ही एक साथ चेंज होंगे, हो सकता है इसका फंक्शन अलग हो जाए, इसका फंक्शन अलग हो जाए। ठीक है, तो वो एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी, चाहे तो वो ट्रांसपोर्ट का या फिर वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का या स्टोरेज का कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगी। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन। तो ये सेल्स क्या हो गई है? डिवीजन इन्होंने स्टॉप कर दिया है, एक फंक्शन इन्होंने चूज़ कर लिया है और ये अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो मतलब ये मैच्योर हो गई हैं। तो इन मैच्योर सेल्स को हम बोलेंगे कि ये सेल्स डिफरेंशिएट हो गई है, मतलब इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। किसी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, किसी के अंदर वैक्यूल्स बन जाते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। कुछ की सेल के अंदर सबरिन डिपॉजिट हो जाता है, तो कुछ की सेल के अंदर भी चेंजेस होते हैं, कुछ के प्रोटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म ए ट्रैकियरी एलिमेंट द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। अगर ट्रैकिया बनाना है जो कि एक ट्रांसपोर्ट मटीरियल मतलब ट्रांसपोर्ट सेल है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, तो वो सेल्स अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज़ करके क्या करती है? एक फाइब्रस सब्सटेंस फॉर्म करती हैं, डेड सेल्स बन जाती हैं। स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और लिग्नोसेलुलोज सेकेंडरी सेल वाल उनके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर पाती हैं अंडर एक्सट्रीम टेंशन। ठीक है, तो ये किसका पार्ट फॉर्म करती है? ट्रैक किया जाइलम टिश्यू का। ठीक है, जाइलम टिश्यू का पार्ट फॉर्म करती है। तो जैसे ही ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद डिवीजन के बाद ट्रैकिया एलिमेंट बनेंगे, तो वहाँ पे उनका प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक हो जाएंगी, उनमें लिग्नोसेलुलोज आ जाएगा, मतलब उनकी सेल वॉल सेकेंडरी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी ताकि लॉन्ग डिस्टेंस में भी ईजिली वाटर ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स that by now have lost the capacity to divide, जिनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है डिवीजन की, can regain the capacity of division under certain conditions। वो किसी निश्चित कंडीशन में दोबारा से डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन कर लेती हैं। दिस फिनोमिना इज टर्म्स एज डी डिफरेंशिएशन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। मतलब ऐसी सेल जिन्होंने पहले तो डिवीजन की कैपेबिलिटी खो दी थी, पर अब ऐसी कुछ सिचुएशंस आ गई या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, कुछ रिक्वायरमेंट आ गई प्लांट की, जिसके बाद उन्होंने दोबारा से गेन कर ली है डिवीजन की कैपेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, interfascicular cambium and core cambium from fully differentiated parenchyma cells। जब differentiated parenchyma cells कैपेबिलिटी गेन कर लेती हैं डिवीजन की, तब वो किसकी फॉर्मेशन करती है? मेरिस्टेमेटिक
इंटरफेसिक्यूलर कैमियम की और कोर्क कैमियम की, क्योंकि पहले तो पेरेन्काइमल सेल्स डिफ्रेंशिएट होगी, उनका फंक्शन अलग हो जाता है, बट बाद में जब वुडी स्टेम बनाना होता है उस टाइम पे इंटरफेसिक्यूलर कैमियम एंड कोर्क कैमियम बनाने के लिए वो दोबारा से अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को रीगेन करती हैं। इसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टम्स tissue are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide। अब कोर्क कैमियम नहीं डिवाइड कर सकता, ना इंटरफेसिकुलर कैमियम डिवाइड कर सकता, ठीक है, बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, बट वो मैच्योर हो जाते हैं और उनका फंक्शन स्पेसिफाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। पहले क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ पेरेन्काइमा सेल का, फिर उसने दोबारा से डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन की, मतलब डी डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर डिवीजन के बाद उसने जो सेल्स फॉर्म करी जैसे इंटरफेसिकुलर कैमियम या कोर कैमियम, उन्होंने दोबारा से डिफ्रेंशिएट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को गेन कर लिया और उन्होंने डिवीजन की कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया। तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, री डिफ्रेंशिएशन, कि वो दोबारा से डिफ्रेंशिएट हो गई हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। हमने ये भी पढ़ा है कि भाई जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो ओपन टाइप की ग्रोथ होती है। ये इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है और डिटर्मिनेट भी हो सकते हैं। डिटर्मिनेट किस में देखा हमने, फ्लावर मेरिस्टम में देखा, लीफ मेरिस्टम में देखा। इनडिटर्मिनेट बोला मैंने ओवरऑल ग्रोथ की थ्रू आउट ऑफ लाइफ होती रहती है प्लांट में मेरिस्टमेटिक टिश्यू की वजह से। नाउ वी मे से दैट इवन डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन भी ओपन क्यों है, जैसे हमने पेरेन्काइमा का बोला कि वो डिफ्रेंशिएटेड सेल है बट दोबारा से अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन कर लेती है, तो ये भी ओपन है। ओपन का मतलब क्या है कि चाहे तो डिफ्रेंशिएशन कर सकती है और चाहे तो डिवीजन की कैपेबिलिटी दोबारा से गेन करके डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बन सकती हैं। बिकॉज सेल टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। सेम मेरिस्टम से अराइज होने के बाद भी सेल्स और टिश्यू का मैच्योरेशन के बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है और डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ सेल विद इन। जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है किसी सेल का या टिश्यू का मैच्योरिटी के बाद, वो उसकी सेल के द्वारा भी फॉर्म किया जाता है कि उसकी सेल सेलोलॉजिक है, लिग्निन उसमें डिपॉजिट हो गया है या सबरिन डिपॉजिट हो गया है या सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल, जो रूट एपिकल से दूर हो रहती हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर एक रूट कैप सेल्स बना देती हैं, और जिनको पेरिफेरी पे पुश किया जाता है वो एपिडर्मिस की फॉर्मेशन कर देती हैं। बट दोनों किससे आई है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, बट एक ने रूट कैप बना दी, दूसरे ने एपिडर्मिस बना दिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पूरा हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। हमने डेवलपमेंट क्या देखा था, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आती है एंड डिफ्रेंशिएशन आती है। तो डिफ्रेंशिएशन तो होती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये क्वांटिटेटिव है और ये क्या है, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो जर्मिनेशन से लेके सीड फॉर्मेशन तक और सीड फॉर्मेशन के बाद सेंसेंस, जिसमें ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज के बाद डेथ हो जाती है, वहाँ तक की जो फेज़ है पूरी, वो क्या कहलाती है, डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, सीड जर्मिनेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, ग्रोथ हुई प्लांट की, फिर सेल्स जो होंगी वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, उनका फंक्शंस डिसाइड हो जाएगा, सेल्स मैच्योर हो जाएंगी, ठीक है। मैच्योर होके वो सेंसेंस हो जाएगी, ओल्ड एज आ जाएगी उसके अंदर, सेंसेंस का मतलब ओल्ड एज होता है, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। अब जब वो डिफ्रेंशिएट हो रही थी तो वो सेल इलोंगेट भी होती है और मैच्योर भी होती है, ठीक है। तो ये जो पूरी एक्टिविटी है ये डेवलपमेंटल फेज है। अब देखो प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, जिस इन्वायरमेंट में वो होता है उस इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में, जैसे टेम्परेचर चेंज हो, ह्यूमिडिटी चेंज हो या पोल्यूशन हो, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में प्लांट जो हैं वो अपनी फेजेस को चेंज करते रहते हैं, अपने पाथवे को चेंज करते रहते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर से। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ प्लांट टू चेंज इट्स डेवलपमेंट फेज, ठीक है, डू इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से अपनी फेज को चेंज कर लेता है प्लांट, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल है हिट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर।
तो क्या समझ में आया कि जो प्लास्टिसिटी है वो है प्लांट की एबिलिटी, कि वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो अपनी जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, अपनी लीफ की शेप को, अपनी ब्रांचेस उसको कितनी फॉर्म करनी है, उसकी ग्रोथ कितनी होनी है, उसके अकॉर्डिंग जैसे वो मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते जाएंगे, या इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी प्लांट अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेता है, अपनी लीफ मॉर्फोलॉजी, ब्रांचेस, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अलग अलग काइंड के स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है अलग अलग फेज में, जब वो मैच्योर होता है अलग अलग फेज उसकी लाइफ साइकिल की या इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। इसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है, ये किसका है, लार्कस्पर का डायग्राम है। तो हेट्रोफाइली का मतलब है डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, फाइली मतलब लीव्स, डिफरेंट टाइप के लीव्स देखने को मिलते हैं कॉटन में, कोरिएंडर में, लार्कस्पर में। यहाँ पे देखो ये जुवलाइन है, मतलब बच्चा है, यंग लीफ है, यंग प्लांट का लीफ है लार्कस्पर का, और ये एडल्ट का है। तो दोनों की शेप देखें तो अलग है, यहाँ पे हमें 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 दिख रहे हैं, 3 भी ये अलग से यहाँ पे डिवाइड हो गया, किसकी मिड रिब डिवाइड होगी, ठीक है। तो एडल्ट की शेप अलग है, जुवलाइन की अलग है। तो ये क्या है, प्लास्टिसिटी जो मैच्योरेशन के साथ आई है ना। तो अलग अलग फेज, हमने फेज पढ़ी ना, एक हमने पढ़ी सबसे पहले, हमने कौन सी पढ़ी थी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली, फिर हमने इलोंगेशन, फिर मैच्योरेशन वाली फेज पढ़ी थी। तो अलग अलग फेज के टाइम पे भी प्लांट अपने प्लांट की शेप साइज चेंज करता रहता है और इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में भी करता है। अब देखो दूसरा डायग्राम यहाँ पे हमें दिख रहा है बटर कप का। बटर कप को याद रखेंगे, कप में हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो बटर कप वाटर हैबिटेट के बारे में बात करेगा। जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो इसने अपने लीव्स इस तरह के कर लिए, और जो वाटर हैबिटेट आया तो इसने अपने लीव्स इस तरह के कर लिए बटर कप प्लांट में। तो ये है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे प्लांट मॉडिफाई करता है अपने लीव्स को, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ जुलाइन प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर, हमने लार्कस्पर में देख लिया। ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटर कप, हमने देखा जब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट था तो पत्तियाँ क्या थी, हरी भरी थी, और वो स्पाइनी हो गई जब वाटर कंडीशन आ गई। तो हेट्रोफाइली हमने देखी, हेट्रोफाइली किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। प्लांट के केस में 4 एग्जाम्पल पढ़े, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर हमारा हेट्रोफाइली दिखा रहा है, ठीक है। बटरकप में हमने देखा टेरेस्ट्रियल वर्सेस वाटर हैबिटेट में। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। हमने डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि ये सम होता है ग्रोथ का, डिफरेंशिएशन का। डेवलपमेंट प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ भी आती है, डिफरेंशिएशन भी आती है, जो कंट्रोल की जाती है कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि हमारा जीनोम, हेरिडिटी, दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर, जेनेटिक, इंटरसेलुलर फैक्टर जैसे केमिकल, प्लांट के ग्रोथ के रेगुलेटर जैसे हार्मोन्स, वाइल क्या हो सकते हैं अदर, लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। तो अब हम पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में मोस्टली केमिकल्स या हार्मोन्स ही आते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या हैं। दे आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, बट इनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत डाइवर्स होती है। ऑक्सिन की केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगी, और हमारे एब्सिसिक एसिड की कुछ और होगी, जिबरलिन की कुछ और होगी, और हमारे इथाइलिन की कुछ और होगी। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत डाइवर्स होती है। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA हो सकते हैं, या एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं N6 फरफ्यूरिल अमाइन, प्यूरिन, काइनेटीन हो सकते हैं, जो डेरिवेटिव हो सकते हैं, कुछ डेरिवेटिव हो सकते हैं कैरोटीनोइड के जैसे एब्सिसिक एसिड और ABA, टर्पेन्स हो सकते हैं जैसे जिबरलिक एसिड GA3, और कुछ गैसेस हो सकती हैं जैसे इथाइलिन C2H4। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उसमें हमने क्या देखा कि ये हमारे स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर इनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत डाइवर्स होती है। जैसे हम यहाँ पे ऑक्सिन की बात करें, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, ये क्या है, इंडोल कंपाउंड है। इसी तरह N6 फरफ्यूरिल अमाइन,
प्यूरिन, काइनेटिन हो सकते हैं। कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है। टर्पिन्स हो सकते हैं जैसे जिबरलिक एसिड, या फिर कुछ गैसेस हो सकती हैं जैसे इथाइलिन। तो ऐसे पूछा जाता है कि जिबरलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, टर्पिन्स का। हमारे पास एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव, कैरोटीनॉइड्स का। हमारे पास ए या ऑक्सिन किसका है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड का। या काइनेटिन किसका है, N6 फॉर फ्यूरिल अमाइन प्यूरिन का। ठीक है, इस तरह से इथाइलिन क्या है, एक गैसियस कंपाउंड है। इस तरह से हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ ग्रोथ सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। रेगुलेटर क्या होता है, जो रेगुलेट करे, या तो ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट, या तो ग्रोथ, रेगुलेशन का मतलब है ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर देगा या उसको करवाएगा, रेगुलेट कर देगा, मतलब कि पॉजिटिवली रेगुलेट कर देगा, मतलब ग्रोथ को करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इनको प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मतलब प्लांट, प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, कि उनका क्या फंक्शन है, या तो वो ग्रोथ प्रमोटिंग है या वो ग्रोथ इनहिबिटिंग है। वन ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाली कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे सेल डिवीजन हो सकता है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, तो प्लांट की सेल ग्रोथ बढ़ेगी। या सेल की इनलार्जमेंट जिसमें प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, या पैटर्न फॉर्मेशन या ट्रोपिक ग्रोथ जिसमें जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म आता है हमारा, कि लाइट के रिस्पेक्ट में प्लांट बढ़ रहा है या ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट बढ़ रहा है। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सारी क्या है, ये ऐसी एक्टिविटी हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोटिंग प्लांट की ग्रोथ को दर्शाती हैं, मतलब ये बताती है कि प्लांट की ग्रोथ हुई है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, अगर किसी प्लांट में किसी हार्मोन की वजह से सेल डिवीजन हो रहा है, सेल इनलार्ज हो रही है, या पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, या ट्रोपिक ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, सीड फॉर्मेशन हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्लांट हार्मोन है ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में किस किस का एग्जाम्पल है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट करें, ऐसे कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, 3 होते हैं। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। अब ये तो क्या था, एक ग्रुप था जो क्या कर रहा था, ग्रोथ प्रमोट कर रहा था। क्या कर रहा था, ग्रोथ प्रमोट कर रहा था। अब ऐसे भी तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जो ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑफ अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वुंड्स, स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। चाहे वो बायोटिक ओरिजिन का हो चाहे एबायोटिक ओरिजिन का हो, उनके अगेंस्ट स्ट्रेस या वुंड्स की फॉर्म में रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, जैसे डोरमेंसी, एब्सीजन। डोरमेंसी क्या होती है, जब प्लांट क्या करता है, सर्वाइव करता है, वो सर्वाइव करता है बट वो कुछ टाइम के लिए ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, जर्मिनेशन नहीं करता। में आया डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी होती है जब प्लांट जर्मिनेट ना करे अपने सीड्स को, चाहे वाटर प्रेजेंट हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, कुछ भी हो, बट वो सीड जर्मिनेशन ना करे। इस तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या कहलाता है, डोरमेंसी। जैसे हम अपने घर में बहुत सारे सीड्स, जैसे हम चने है ना, जैसे हम गेहूँ, इनको स्टोर करके रखते हैं, ये डोरमेंसी शो करता है। एब्सीजन क्या होता है, एब्सीजन का मतलब होता है ये एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पौधा अपनी पत्तियां गिरा देता है, फ्लावर्स, फ्रूट सब गिरा देता है और एक एब्सीजन लेयर फॉर्म कर देता है अपने बेस पे, ताकि ये अपने ओल्ड और डैमेज पार्ट को रिमूव कर सके। ठीक है, ऐसा कब होता है, पतझड़ के मौसम में मोस्टली ऐसा पौधे करते हैं, उसको बोलते हैं एब्सीजन। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं
उसमें कुछ ऐसे भी रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इथाइलिन, कुडफिड, दोनों ग्रुप में फिट होता है। ये इनहिबिटर का काम भी करता है और ये ग्रोथ को भी प्रमोट कराता है, क्योंकि ये हमारे फ्रूट की राइपनिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड मेन होता है हमारा। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। देखो, द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये एक्सीडेंटल थी, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्वेशन कर रहा था और उसका जो बेटा था फ्रांसिस डार्विन, उन दोनों ने ही ऑब्जर्व किया जो स्लेप्टाइल है कैनरी ग्रास का, वो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो करता है। यूनिलेटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में वो इल्यूमिनेट करवाते हैं। इल्यूमिनेट करवाने का मतलब एक ही डायरेक्शन में पौधे को वो लाइट देते हैं। यूनिलेटरल का मतलब क्या है, लेटरल साइड में, यूनि मतलब सिंगल साइड में, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है, लाइट देना, इल्यूमिनेट करना। तो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन करवाते हैं प्लांट की। कौन सा प्लांट है, कैनरी ग्रास, ठीक है। तो जो पौधा है वो रिस्पॉन्ड करता है उस लाइट के टुवर्ड्स। तो ये क्या है, लाइट के टुवर्ड्स जब भी पौधा ग्रो करता है, क्लास 10th में पढ़ते हैं, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। क्या होता है, ये जो है ये पार्ट प्लांट का जो ये पार्ट होता है, ये लाइट के टुवर्ड्स है, ये लाइट के अपोजिट है। जो हमारा यहाँ पे हमारा ऑक्सिन रिलीज होता है, ऑक्सिन हार्मोन, और वो डिपॉजिट होता जाता है यहाँ पे। सेल्स बनेंगी, ज़्यादा सेल्स बनेंगी और वो डिपॉजिट होती जाएंगी, डिपॉजिट होती जाएंगी, तो प्लांट बेंड हो जाता है सनलाइट की तरफ। इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूड किया गया कि जो स्लोप्टाइल की टिप है ना, वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। और वो जो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस है वो किसने कोज किया, वो उसकी वजह से, मतलब पूरा जो स्लोप्टाइल है वो बेंड हो गया। बाद में ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये किसकी वजह से हुआ, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से हुआ। और ये ऑक्सिन हार्मोन किसने आइसोलेट किया था, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था स्लोप्टाइल की टिप से। और वो स्लोप्टाइल की टिप कहाँ, कौन से किसकी सीडलिंग की थी, ओट की सीडलिंग की थी, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले जो फोटोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंट है वो फ्रांसिस डार्विन ने और चार्ल्स डार्विन ने परफॉर्म किया था कैनरी ग्रास में, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन के थ्रू उसके स्लोप्टाइल में, ठीक है। अब पर जो ऑक्सिन हार्मोन है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था एफ.डब्ल्यू. वेंट के थ्रू स्लोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है वो कैसे डिस्कवर हुआ। देखो, बेकानी क्या है, एक फुलिश सीडलिंग है, मतलब ये एक डिजीज है। किसकी डिजीज है, राइस की सीडलिंग में ये डिजीज होती है बेकाने। मतलब बेकाने बका रहे हो तुम, इससे याद रख सकते हैं। मतलब फुलिश सीडलिंग होती है किसके अंदर, ये एक डिजीज है, राइस के अंदर होती है। किसकी वजह से होती है, एक फंगस की वजह से होती है। पैथोजन क्या होता है, जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है, जैसे बैक्टीरिया भी एक पैथोजन है, वायरस भी, फंगस भी है, ठीक है। तो फंगस है ये, कौन सी फंगस है, जिबरलिया फ्यूजिक्यूरोई, ठीक है। जिबरला फ्यूजिक्यूरोई एक फंगस है जिसकी वजह से राइस की छोटी छोटी सीडलिंग्स के अंदर एक फुलिस सीडलिंग हो जाती है, मतलब बकाने वाली, उसके ऊपर छोटे छोटे बीज टाइप आ जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से होती है, एक फंगस की वजह से, जिसका नाम क्या है, जिबरला फ्यूजिक्यूरोई। अब एक साइंटिस्ट थे यहाँ पे, ई कुरोसावा, इन्होंने रिपोर्ट किया कि जो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं किसके अंदर, अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग के अंदर जो ये डिजीज दिख रही है, इसके जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, ये ट्रीट किए करे जा सकते हैं किसके साथ, विद स्टीराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। अगर हम फंगस के स्टीराइल फिल्ट्रेट को इससे में डाल दें तो इस डिजीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उस फंगस के अंदर ये ऐसा क्या नहीं होगा, ऐसा पोर्शन नहीं होगा, ऐसा तत्व नहीं होगा जो क्या नहीं करेगा, उसको
डिजीज कोजिंग होगा। तो इसके अंदर जो स्टेराइल फिल्ट्रेट था फंगस का, उसके अंदर एक क्या ऐसी चीज़ थी जो इस बीमारी को, बेकाने को होने से बचा रही थी? एक्टिव सब्सटेंस था। ठीक है, कौन सा एक्टिव सब्सटेंस था? जिबरलिक एसिड था। ठीक है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन बाद में की गई कि भाई ये जिबरलिक एसिड है जो बकाने होने से राइस की सीडलिंग को बचा सकती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया साइटोकाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए। दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, दो साइंटिस्ट थे, स्कूग और मिलर। ठीक है, एफ स्कूग एंड उसके को वर्कर ने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंटरनोडल सेगमेंट है टोबैको स्टेम का, टोबैको की स्टेम मतलब तंबाकू का जो स्टेम है, उसमें जो इंटरनोडल पोर्शन आता है, उस इंटरनोडल पोर्शन में क्या होता है, जो मास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो मास है, जिसको हम कैलस बोलते हैं, जिससे हम नए प्लांट ग्रो करवाते हैं ना, कैलस। तो कैलस ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को बोलते हैं, जो जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ऐसी सेल के मास को कैलस बोला जाता है। वो तभी प्रोलिफरेट कर सकता है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है डिवीजन करना। डिवीजन करना, एक सेल का दो डॉटर सेल में टूटना, प्रोलिफरेशन होता है। तो प्रोलिफरेट तभी कर पा रही हैं इन एडिशन टू ऑक्सिन। ऑक्सिन के अलावा भी उनको एक और न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होता है। इन एडिशन टू ऑक्सिन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्सिन तो देना ही देना पड़ रहा है उसको। ठीक है, उन सेल्स को, कैलस को डिवाइड करवाने के लिए, कैलस के अंदर जो सेल्स हैं उनको डिवाइड करवाने के लिए ऑक्सिन तो देना ही देना पड़ रहा है, बट वस्कुलर टिश्यू का एक एक्सट्रैक्ट भी देना पड़ रहा है। कौन से वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट? या तो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, या कोकोनट मिल्क, या फिर डीएनए देना पड़ रहा है। तो बाद में स्कूग ने और मिलर ने मिलके ये आइडेंटिफाई किया कि ये क्रिस्टलाइज्ड, आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज, उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया और इसको क्रिस्टलाइज भी किया। किसको? साइटोकाइन को, कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ऑक्सिन के साथ अगर हम देते हैं तो ये कैलस के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके डिवीजन में हेल्प करता है। तो साइटोकाइन इज प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था? काइनेटीन दिया था। और हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनमें जो साइटोकाइनिन होता है उसको काइनेटीन पहले बोला जाता था, और ये किसका डेरिवेटिव है? N6 फुरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन का होते हैं। इसको हम मतलब साइटोकाइन बोलते हैं, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारी डिस्कवरी किसकी आती है? एब्सिसिक एसिड की। ड्यूरिंग mid 1960 3 different researchers reported the purification and chemical characterization। उन्होंने प्योरीफाई भी किया था और केमिकली भी करेक्टराइज कर दिया था 3 डिफरेंट काइंड के इनहिबिटर्स को। इनहिबिटर और बी, जैसे एप्सिस, एक हमारा इनहिबिटर बी था, इनहिबिटर बी, एक एप्सिजन सेकेंड था, एक डोरमिन था। तो ये 3 इनहिबिटर्स थे जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, इनहिबिटर बी, एप्सिजन सेकेंड और डोरमिन। Later all the 3 were proved to be chemically identical। बाद में ये प्रूव किया गया ये तीनों ही केमिकली सेम ही चीज़ें हैं, इसलिए इसको एब्सिसिक एसिड नाम दे दिया गया, ABA। ठीक है, कोजिन्स कन्फर्म्ड द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। कोजिन ने क्या कन्फर्म किया कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जैसे जो उड़ जाते हैं, जैसे कपूर उड़ जाती है ना, कपड़ों में डाल दो उड़ जाएगी, वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो इन्होंने राइपेंड जो ऑरेंज थे, पके हुए जो ऑरेंज थे, उसमें से इन्होंने ये कन्फर्म किया कि वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से राइपनिंग होती है अनराइप्ड बनानास की। मतलब अगर हम कच्चे बनाना के साथ ऑरेंज को रख देंगे तो जो पके हुए ऑरेंज है वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से कच्चे बनाना पक जाएंगे। वो वोलेटाइल सब्सटेंस कोजिन ने बोला कि वो क्या है? इथाइलिन है। ठीक है, इथाइलिन है, एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के, वो पढ़ते हैं 1 by 1। सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रो करना। इसको सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था? ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था। जो ऑक्सिन है इसका साइंटिफिक या मतलब केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम बोले तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ठीक है,
ऑक्सिन, ऑक्सिन का मतलब क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। पर कुछ हमारे नेचुरल ऑक्सिन होते हैं, कुछ सिंथेटिक कंपाउंड भी होते हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो भी हमारी स्टेम की ग्रोइंग टिप होगी या रूट की ग्रोइंग टिप होगी वहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और वहाँ से ये दूसरे रीजन्स में माइग्रेट कर जाता है। ऑक्सिन लाइक IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटरिक एसिड। एक हमने ऑक्सिन पढ़ा इंडोल एसिटिक एसिड, एक हमने पढ़ा इंडोल ब्यूटरिक एसिड, IBA और IAA। ये कहाँ से, प्लांट से आइडेंटिफाई किए गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं। NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लांट से जो आइसोलेट किए गए हैं, मतलब नेचुरल ऑक्सिन कौन से हैं और सिंथेटिक ऑक्सिन कौन से हैं। तो नेचुरल है IAA इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड, जो प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं, ठीक है, जिनको प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और कुछ सिंथेटिक है जैसे NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक जो हमारे ऑक्सिन है इनको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज़ किया जाता है, प्लांट को ग्रो करवाने के लिए, फ्लावर्स को ग्रो करवाने के लिए। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग, क्योंकि वो रूट की टिप में प्रेजेंट होते हैं और स्टेम्प की टिप में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम स्टेम्प की कटिंग लगाएंगे, जब हम कटिंग लगाते हैं पौधों की, तो उसमें जो रूट निकलती हैं वो किसकी हेल्प से निकलती हैं, ऑक्सिन की हेल्प से। जैसे हम कलम लगाते हैं, जैसे हमने कलम लगाई रोज़ प्लांट की, तो उसकी हमने स्टेम ही तो कट करी है पर उसमें रूट आ जाती हैं। जैसे हम पत्तियां कट करते हैं स्नेक प्लांट की और उसमें रूट्स आ जाती हैं, वो किसकी वजह से आ रही है, ऑक्सिन की वजह से आ रही है। तो प्लांट की प्रोपोगेशन के लिए हम ऑक्सिन यूज़ करते हैं। फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, इसलिए हॉर्टिकल्चर में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ऑक्सिन, ठीक है। फ्रूट और लीफ की गिरने को बचाता है, मतलब कि सेंसेंस होने से बचाता है, ओल्ड होने से पौधे को बचाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एब्सीजन को प्रमोट करता है, बट प्रमोट द एब्सीजन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, बट अर्ली स्टेज में लीफ को गिरने से बचाता है। एब्सीजन का मतलब क्या है, जब प्लांट का कोई डैमेज या बूढ़ा पार्ट हो जाता है तो उसको गिराने में हेल्प करेगा ऑक्सिन, ठीक है, उसको गिराने में हेल्प करेगा। बट अगर नई पत्तियां होंगी तो उसको नहीं गिरने देगा, ठीक है। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बड। जो लेटरल बड होती है, साइड में जो बड होती है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, पर जो एपिक्स पे प्रेजेंट होती है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। मतलब कि दो चीज़ें, यहाँ पे भी एक बड है और यहाँ पे भी एक बड है, तो ये नहीं ग्रो होगी, ये ग्रो होगी, इसको बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ शूट टिप डीकैपिटेशन बोला जाता है। जब हम शूट की ऊपर के पार्ट को हटा दें, एपेक्स पार्ट को हटा दें, तो उसको डीकैपिटेशन बोला जाता है। मतलब कैप को हटा दिया, डी मतलब हटाना, कैप मतलब कैप, कैप तो शूट की टिप क्या है, कैप है, डीकैपिटेशन हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लेटरल बड होती है इसकी ग्रोथ प्रमोट करवाई जाती है, ठीक है। अगर इसको ना हटाते तो एपिकल बड की ग्रोथ होती, तो अगर हमें लेटरल बड की ग्रोथ करवानी है तो डीकैपिटेशन करना पड़ेगा। तो जब भी हम टी प्लांटेशन करते हैं, हैज़ मेकिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें, अगर हम उसकी टिप को नहीं काटेंगे तो पौधा लंबा होता जाएगा, पर हमें लंबा नहीं करना, हमें बहुत सारी पत्तियां चाहिए टी प्लांट में, इसलिए हम डीकैपिटेशन करते हैं ताकि लेटरल बड निकलती जाए और पत्तियां निकलती जाए। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या होती है, जब बिना फर्टिलाइजेशन के हमारा यहाँ पे फ्रूट बने, सीड बने, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है टमाटोज के अंदर। इसको हर्बिसाइड्स की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। कैसे, जो 2,4-D वाला है ये वाइडली यूज़ किया जाता है डाइकोटिलीडोन्स वीड्स को मारने के लिए, क्योंकि ये मोनोकोटिलीडोनस प्लांट, जैसे हमारी ग्रास होगी या फिर हमारे राइस हो गए या वीट हो गए, उन पे इफेक्ट नहीं डालता, बट डाइकोटिलीडोनस को किल कर देता है। तो जब भी हमें वीड फ्री लॉन्स बनाने हों जहाँ पे ग्रास हो, ग्रास मोनोकोटिलीडोन होती है, तो वहाँ पे हम 2,4-D को स्प्रे करते हैं ताकि डाइकोटिलीडोनस प्लांट मर जाए। ये जाइलम को भी कंट्रोल करता है, जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है।
देखो यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस दिखेगी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एपिकल बड है। एपिकल बड होने की वजह से ये प्लांट ग्रो करता जाएगा, ठीक है, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस शो करेगा। पर जब मैं इसकी टिप को काट दूंगी तो ये साइड में ग्रो करेगा, मतलब लेटरल बड यहाँ पे ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आता है जिबरलिन। देखो अनदर काइंड का ग्रोथ प्रमोटर है ये। देर आर मोर देन 100 जिबरलिन्स रिपोर्ट किए गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट फंगस में, प्लांट्स में। इनको डिनोट किया जाता है GA1, GA2, GA3, इस तरह से इनको नाम दिया जाता है। तो जिबरलिक एसिड GA3 ये सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था GA3, और इस पे ही सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है। ऑल GA मतलब जिबरलिक एसिड आर एसिडिक, सारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं प्लांट के अंदर, जैसे एक्सिस की लेंथ बढ़ाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। जैसे ग्रेप्स की जो डंडियाँ बढ़ती हैं, स्टॉक बढ़ती हैं, वो जिबरलिन की वजह से बढ़ती हैं, ठीक है। जैसे एप्पल के अंदर फ्रूट जो है वो बड़े हो जाते हैं, लोंगेट हो जाते हैं, वो जिबरलिन की वजह से होती है। उनकी शेप अच्छी होती है, वो जिबरलिन की वजह से होती है। बुढ़ापे को ये डिले करते हैं, सेंसेंस को डिले करते हैं। कौन डिले करते हैं, जिबरलिन एसिड, ठीक है। GA3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें हम सीरियल्स को, मतलब जो सीरियल्स ग्रेन होते हैं, मतलब जैसे बार्ले होता है हमारा, बार्ले को माल्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय कंट्रोल जर्मिनेशन एंड ड्राइंग, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा जिबरलिनिक एसिड है GA3, उसका यूज़ किया जाता है। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिबरलिन उनकी लेंथ बढ़ा देता है, स्टेम की लेंथ बढ़ा देता है, जिसकी वजह से 20 टन पर एकड़ बढ़ जाती है यील्ड। किसमें, शुगर केन प्लांट्स में। अगर हम जुवलाइन कोनीफर्स को स्प्रे कर ले जिबरलिनिक एसिड के साथ, तो उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत जल्दी वो गेन कर लेंगे और उनका अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा। ये बोल्टिंग भी करवाता है, मतलब इंटरनोड को इलोंगेट करवाता है फ्लावर आने से पहले। बीट रूट में, कैबेज में और बहुत सारे रोजेट हैबिट में ऐसा होता है, हैबिट वाले प्लांट्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन करवाते हैं। इनके स्पेसिफिक इफेक्ट होता है साइटोकाइनेसिस पे। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो सेल डिवीजन में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। ये डिस्कवर्ड किए गए थे एज ए काइनेटिन। ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है एडेनिन की और प्यूरिन की। एडेनिन एंड प्यूरिन किस में पाया जाता है, DNA में, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। काइनेटिन डज नॉट occur नेचुरली इन प्लांट। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइन लाइक एक्टिविटी लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जेटिन फ्रॉम कॉर्न कर्न्स। मतलब इसको हम प्लांट में नहीं पाते हैं, बट अगर हम साइटोकाइन एक्टिविटी वाले सब्सटेंस को ढूंढने लग जाएं, आइसोलेट करने लग जाएं प्लांट से, तो हमें जेटिन मिलता है। किससे, कॉर्न के कर्नल से मिलता है और कोकोनट मिल्क से मिलता है, ठीक है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जेटिन, सेवरल नेचुरली ऑक्यूरिंग साइटोकाइन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाई। इसने बोला है जेटिन की आइडेंटिफिकेशन के बाद, जब हमने जेटिन निकाला, पौधों से आइसोलेट किया, उसके बाद बहुत सारे नेचुरली ऑक्यूरिंग साइटोकाइनिन और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड जो सेल डिवीजन की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं प्लांट से। नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज किए जाते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत तेज अमाउंट में हो रहा हो, रैपिड हो रहा हो, जैसे रूट की एपेक्स के ऊपर, शूट बड जहाँ पे डेवलप होती है वहाँ पे, यंग फ्रूट में। ये क्या हेल्प करते हैं, नए लीव्स लाने में हेल्प करते हैं, क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करते हैं लीव्स के अंदर, लेटरल शूट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं साइटोकाइंस, और ये न्यूट्रिएंट मोबाइलाइजेशन भी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूट्रिएंट को पहुंचाते हैं। जैसे ओल्ड जो लीफ होते हैं उनके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट को यंग लीफ में पहुंचाना, जिसकी वजह से लीफ सेंसेंस, जो लीफ का ओल्ड होना है, वो डिले हो जाता है। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन एक सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है।
लार्ज अमाउंट में ऐसे टिश्यूज़ में ये सिंथेसाइज किया जाता है जिनमें सेंसेंस हो रही हो, जो ओल्ड हो रहे हो या पक रहे हो जो फ्रूट। इथाइलिन की वजह से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है सीडलिंग की। एक्सिस जो होती हैं प्लांट की, मतलब टिप वाला पार्ट जो होता है वो स्वेल हो जाता है। एपिकल हुक की फॉर्मेशन होती है डाइकोट सीड्स में, इस तरह से बन जाता है हुक। इथाइलिन प्रमोट सेंसेंस, ओल्ड करता है ये पौधे को, और ओल्ड जो भी पार्ट होता है पौधे को उसके गिराने में हेल्प करता है। एब्सिसन को भी प्रमोट करता है, मोस्टली किसमें, फ्लावर्स में और लीव्स में। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में बहुत ही इफेक्टिव एजेंट है। रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है राइपनिंग के टाइम पे फ्रूट का, और रेस्पिरेशन की वजह से इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक भी बोला जाता है। ये सीड को और बर्ड की डोरमेंसी को तोड़ने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सीड का जर्मिनेशन होता है। जैसे पीनट सीड की बात करें, पोटैटो में स्प्राउटिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर्स में इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन, इंटरनोड की इलोंगेशन भी प्रमोट करता है, पेटियोल की इलोंगेशन भी प्रमोट करता है डीप वाटर राइस प्लांट्स में, ठीक है। ये लीव्स की और अपर पार्ट्स ऑफ शूट को पानी के ऊपर ही रहने देता है। रूट ग्रोथ में, रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, इथाइलिन क्या करता है, फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाता है, और फ्लावरिंग को इनिशिएट करवा के फ्रूट के बनने में हेल्प करता है पाइनएप्पल के केस में, और फ्लावरिंग लाने में हेल्प करता है मैंगो में। इथाइलिन रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, सेंसेंस को करवाता है, एब्सिसन को करवाता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्लावरिंग आने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। इसका जो सोर्स है वो क्या है, इथीफन, इथीफन इसका सोर्स है। इथीफन इज एन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन होता है जो आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है और प्लांट के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और वो ईजिली इसको रिलीज कर सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ इथाइलिन। इफ इथीफन हेस्टन्स फास्टन्स फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं, जैसे टमाटो के केस में, एप्पल में, और एब्सिसन को भी एसेलरेट करवाते हैं फ्लावर और फ्रूट के केस में, क्योंकि फ्लावर भी ओल्ड हो जाते हैं, फ्रूट भी ओल्ड हो जाते हैं, तो उनको गिरने में हेल्प करते हैं। ये कॉटन को थिन करते हैं, चेरी में, वॉलनट में हेल्प करते हैं, और फीमेल फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं ककम्बर के केस में, ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। लास्ट हमारा है प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, ABA। इसका रोल होता है एब्सिसन को रेगुलेट करने में। एब्सिसन क्या है, ओल्ड पत्तियाँ होगी, ओल्ड फ्लावर हो गए, फ्रूट पक गया, उसके गिरने में हेल्प करता है। डोरमेंसी जर्मिनेशन को डिले करता है सीड्स में। बट लाइक अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इट ऑल्सो हैज़ अदर वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, स्टोमेटा के बंद होने में हेल्प करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एपिडर्मिस के अंदर, जिसकी वजह से पौधा अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन में, या जैसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, उसमें भी टॉलरेट कर जाता है और सर्वाइव कर जाता है। इसीलिए हम एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, डोरमेंसी में हेल्प करता है। ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी, जिसकी वजह से हम बहुत महीनों तक, सालों तक अपने सीड्स को स्टोर करके रख पाते हैं। एब्सिसिक एसिड सीड को डेसीसेंस में भी विथस्टैंड करने देता है, और जो भी फेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ के लिए, उनमें भी ये डोरमेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लांट की। तो ये एंटागोनिस्ट है। ये भी क्वेश्चन आता है, जिबरेलिनिक एसिड का एंटागोनिस्ट कौन है, एब्सिसिक एसिड है। तो देखो, देर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंटरेक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं, जैसे फ्लावरिंग होगी, सेल डिवीजन हो गया, या फ्रूट का बनना हो गया, जिसमें एक से ज़्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काम में आते हैं। जैसे डोरमेंसी इन सीड, बर्ड की फॉर्मेशन, एब्सिसन में हमने पढ़ा इथाइलिन भी हेल्प करता है, और हमारा एब्सिसिक एसिड भी हेल्प करता है। इसी तरह सेंसेंस में भी, एपिकल डोमिनेंस में भी,
ठीक है। तो जो रोल है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का वो इंट्रिंसिक कंट्रोल है, ठीक है, along with genomic control and extrinsic factor they play an important role in plant growth and development। तो ये इस तरह का इंट्रिंसिक रोल है जिसमें जीनोम भी मेजर रोल प्ले करता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। मतलब जीन जिसकी वजह से वो केमिकल बनेगा प्लांट की बॉडी में, बट टेम्परेचर नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी अफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट को और प्लांट की ग्रोथ को। Many of the extrinsic factors such as temperature, light control plant growth and development via affecting plant growth regulator। तो क्या करते हैं, टेम्परेचर, लाइट प्लांट की ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को अफेक्ट करके। ऐसे ही कुछ इवेंट है जैसे वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट। उनमें से हम कुछ पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास फोटोट्रोपिज्म। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का मतलब क्या है, फोटो पीरियड का मतलब ये है कि भाई फोटो मतलब लाइट, लाइट का पीरियड मतलब लाइट की ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन, सॉरी ड्यूरेशन, ठीक है। देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको पीरियोडिक एक्सपोजर चाहिए, पीरियोडिक मतलब जैसे इतने घंटे का चाहिए लाइट, इतने घंटे की छाया चाहिए, पीरियोडिक एक्सपोजर चाहिए लाइट का, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्लावर्स आ सकें। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको जो पीरियड है लाइट का, जैसे मान लो 8 घंटे लाइट आ रही है, 7 घंटे आ रही है, 6 घंटे आ रही है, तो उनको 6 से भी ज़्यादा घंटे की लाइट चाहिए। मतलब दिन में मान लो सर्दियों में कम घंटे लाइट रहती है, मतलब सनलाइट 6 घंटे रहती है कई बार, है ना, कई बार और भी कम रहती है, कोहरा आ जाता है। तो जो फोटो पीरियड है, जो नॉर्मल फोटो पीरियड है, उससे भी ज़्यादा उनको लाइट चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, उनको बोला जाता है लॉन्ग डे प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको जो नॉर्मल पीरियड है, जैसे गर्मी के दिन है, मान लो 8 घंटे लाइट रह रही है, 8 घंटे सनलाइट निकल रही है, 7 घंटे निकल रही है, तो उससे भी कम चाहिए उनको, ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो जो और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कितने सनलाइट रह रही है, कितने घंटे उनको मिल रही है, कितने घंटे नहीं मिल रही, इन ऐसे प्लांट को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। अब देखो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है लॉन्ग डे प्लांट में। ये पहले हमारे पास क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। यहाँ पे कोई फ्लावरिंग हुई नहीं जब क्रिटिकल फोटो पीरियड आया। क्रिटिकल फोटो पीरियड डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होता है, किसी का 6 घंटे हो गया, किसी का 8 घंटे हो गया, किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को 2 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, किसी को 1 घंटा ही काफ़ी है। तो सबका क्रिटिकल फोटो पीरियड अलग होता है। लॉन्ग डे प्लांट में अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिले, बिलो मिले, तो कोई फ्लावर नहीं आएगा। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा मिल रही है तो फ्लावरिंग हो जाती है। शॉर्ट डे प्लांट में अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से नीचे लाइट मिलती है तो फ्लावरिंग हो जाती है, अगर ऊपर मिलती है तो कोई फ्लावरिंग नहीं होती। और न्यूट्रल डे प्लांट में चाहे कितनी भी लाइट मिले वो पौधा फ्लावरिंग करेगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो डिपेंड करते हैं नॉट ओनली ऑन कम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट आल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। वो लाइट हो गई, आ गई, फिर अंधेरा हो गया, मतलब दिन हो गया, रात हो गई, इस पे डिपेंड नहीं करते, उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हैं। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज टर्म फोटो पीरियोडिज्म। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट while shoot apex modify themselves into flowering apex prior to flowering, they मतलब कि शूट एपेक्स ऑफ प्लांट बाय देमसेल्व्स कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड्स। वो फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर सकती, क्या, जो हमारी शूट की एपेक्स होती है, पर वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है फ्लावरिंग आने से पहले ही, ताकि वो लाइट को परसीव कर सके। क्योंकि लाइट के परसेप्शन की और लाइट और डार्क के परसेप्शन की जो साइट है वो शूट टिप नहीं होती, वो लीव्स होती है। इसलिए फूल आने से पहले जो शूट टिप है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी लीफ में, फिर लीफ के ऊपर क्या आती है, बड, जिसकी वजह से वो लाइट की और जो डार्कनेस की है उसकी रिलेटिव जो ड्यूरेशन है उसको वो सेंस कर लेगी और वहाँ पे फ्लावरिंग आ जाएंगे। क्योंकि शूट एपेक्स के पास इतना वो नहीं होता कि वो परसीव कर सके कि लाइट आ रही है, डार्कनेस आ रही है। रिलेटिव ड्यूरेशन का मतलब ये है कि 8 घंटे अगर दिन रह रहा है, 8 घंटे रात रह रही है, तो उसको वो रिलेटिव ड्यूरेशन बोलेंगे कि लाइट के रिस्पेक्ट में कितने घंटे दिन रह रहा है, ठीक है। इट हैज़ बीन मतलब ये एक हाइपोथेसिस है
कि हार्मोनल सब्सटेंस होते हैं जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया गया। जो ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ हार्मोनल सब्सटेंस जो लीव से शूट अपेक्स में जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्ड्स बनते हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स, और फिर फ्लावर आते हैं, बट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्नलाइजेशन है। वर्नलाइजेशन का मतलब ये होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा पौधों में फ्लावरिंग करी जाए, मतलब फूल लेके आए जाएं, उनको लंबे टाइम तक कोल्ड टेम्परेचर में रख के या लो टेम्परेचर में रख के उनके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करना वर्नलाइजेशन है। देयर आर प्लांट्स टू विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंड होती है? लो टेम्परेचर पे। तो हम बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रख के या लो टेम्परेचर में रख के कुछ प्लांट्स में इंड्यूस कर सकते हैं फ्लावरिंग। इसको बोला जाता है वर्नलाइजेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट हो जाती है ग्रोइंग सीजन में, और प्लांट्स योग्य हो जाता है कि वो सफिशिएंट टाइम हो उसके पास कि वो मैच्योरिटी गेन कर सके। तो वर्नलाइजेशन है क्या? ये प्रमोट करती है फ्लावरिंग। किस इन्वायरमेंट में? एक ऐसे पीरियड में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम लंबे समय तक मतलब प्लांट को लो टेम्परेचर में रखें। सम इम्पोर्टेंट फूड प्लांट जैसे वीट है, बार्ले है, राई है, इनमें दो काइंड की वैरायटी होती है, एक विंटर और एक स्प्रिंग वैरायटी। जो स्प्रिंग वैरायटी होती है उसको नॉर्मली प्लांट किया जाता है स्प्रिंग में, और उसमें फ्लावर आ जाते हैं और ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं ग्रोइंग सीजन से पहले। विंटर वैरायटी वो होती हैं जिसको स्प्रिंग में नॉर्मली वो फ्लावर नहीं दे पाती, पर वो मैच्योर ग्रेन्स फ्लावरिंग सीजन के अंदर प्रोड्यूस कर देती हैं। हैंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम। ऑटम में उनको हम क्या करते हैं? प्लांट करते हैं। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर, जैसे ही विंटर आती है तो उसमें छोटी छोटी सीडलिंग बन जाती हैं और उनकी ग्रोथ स्प्रिंग में होती है, और उनको मिड समर के टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो दो तरह की वैरायटी होती है इनमें, एक स्प्रिंग वैरायटी, एक विंटर वैरायटी। ठीक है, another example of vernalization is seen in biennial plant. Biennial are monocarpic plants जो नॉर्मली फ्लावर फॉर्म करते हैं एक ही सीजन में और सेकंड सीजन में उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इनको मोनोकार्पिक प्लांट बोला जाता है। जैसे शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये बाइनियल प्लांट हैं। ये ग्रो करेंगे बाइनियल प्लांट के मतलब ग्रो करेंगे ये बाइनियल प्लांट कोल्ड ट्रीटमेंट के अंदर, ठंड के अंदर ये ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इनको एक सब स्टिमुलेट करता है, मतलब ये स्टिमुलेट होती हैं कि भाई इनके अंदर फ्लावर आए, बने, फ्रूट बने। वो एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड में आता है जब इनको कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये होती है वर्नलाइजेशन। देखा हमने वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लंबे टाइम तक लो टेम्परेचर या प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड में रख के कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है फ्लावर फॉर्म होने से पहले, जैसे हमने यहाँ पे वीट के केस में देखा। जैसे ही सर्दी आ जाएंगी तो सर्दी आने के बाद उसमें सीड आएंगे, मतलब उसमें गेहूँ बनेंगे, बालियाँ आएंगी। उससे पहले क्या है, वो सिर्फ ग्रो करेगा। ठीक है, और उसको मिड समर तक या समर आने तक उसको काट लिया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो वर्नलाइजेशन कौन कौन सी क्रॉप शो करती है? वीट शो करती है, राई शो करती है, बार्ली शो करती है ना, और कुछ हमारी बाइनियल रूट मतलब बाइनियल प्लांट शो करते हैं जैसे कैरेट, ठीक है, बीट रूट, है ना। इनमें फ्लावरिंग फेवरेबल स्प्रिंग कंडीशंस में ही आती है। जो विंटर वीट होता है, हमने क्या पढ़ा, जो विंटर वीट होता है उसमें तब तक फ्लावर्स नहीं आते जब तक वो लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। ठीक है, और जब लो टेम्परेचर आ जाता है तो उसके बाद उसमें वर्नलाइजेशन होती है, तब उसके बाद उसमें फ्लावर आते हैं, मतलब स्प्रिंग सीजन में उसमें फ्लावर आते हैं। ठीक है, ये होती है वर्नलाइजेशन।